नमस्कार, मैं शमशाद। एक बार फिर से मैं आपके लिए क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 आ पाठ्यक्रम के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 लहासा की ओर का व्याख्यान एक्सप्लेनेशन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत पाठ राहुल संकृत्यान जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से ली गई है। राहुल जी सन 1929 से 30 में तिब्बत की राजधानी लहासा गए थे। उनकी यह पदयात्रा मीन्स पैदल, जो नेपाल के काफी दुर्गम रास्तों से की थी। तब एक रास्ता जो एक सुगम होता है और उसका विपरीत रास्ता दुर्गम होता है, कठिन रास्ता। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी इस दुर्गम पद यात्रा का वर्णन किया है। अपनी पद यात्रा को उन्होंने बड़ी ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी इस पद यात्रा में हमें रोचकता तो मिलती है, साथ ही ज्ञान वर्धन भी होता है। मतलब जो जैसे हम अगर किसी जगह जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उस ट्रेवल के एक उपरांत या दरमियान या उस चीज़ों में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, जो हमारे ज्ञान को और बढ़ाती है। उन्होंने अपनी लेखकीय दृष्टि को बड़ा ही सूक्ष्म व ग्रहणशील बनाए रखा है, तभी तो वो अपनी लहासा की ओर यात्रा में तत्कालीन तिब्बती समाज की बड़ी ही बारीकी से जानकारी हमें प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करने में वो सफल भी रहे हैं। आपको राहुल जी की ये प्रस्तुति काफी अच्छी लगेगी, आशा है आपको पसंद भी आएगी। और मैं शमशाद आपको लहासा की ओर का व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए इस पाठ को आपको काफी सुविधा होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। तो लहासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलहीड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब नेपाल से तिब्बत जाने का जो मेन रास्ता है, जो फरी कलही पोर्ट का रास्ता जब पहले नहीं ओपन था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें, जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का जो वर्क करते हैं, सब इसी रास्ते से होते थे। ये व्यापारिक ही नहीं, मतलब बिजनेस के ही रिलेटेड नहीं, सैनिक रास्ता भी था। मतलब फौज के आने जाने का भी रास्ता यही था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। फौजी चौकी मतलब एक कैंप, जिनमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग यानी किला के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, जो दिखने में हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तब हम ऐसा देखा जो, तो हम ट्रेवल में कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखता है, कहीं आसान भी होता है, कहीं कठिन भी होता है। उसी तरह से तिब्बत की यात्रियों के लिए भी ऐसा ही था। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो भिखमंगे होते हैं, बेगर्स होते हैं, जो काफी निम्न श्रेणी के, काफी नीचे क्वालिटी के जो होते हैं, लोगों के घर में लोग उनको अपने घरों में लाने से डरते हैं, बिकॉज इसलिए कि वो उनके हाथ चोरी के आदत से मजबूर होते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, मतलब आप उनको जानते तक ना हो, तब भी घर की बहू या बेटी या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, मतलब कटोरे से। वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख कर आपको दे देगी, दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है
कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चुंडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं होती। मतलब डांडा ऊंचा जमीन को कहते हैं। ठीक है, अब आइए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि तिब्बती समाज अपने घरों में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपना चाहे कितना भी अपरिचित क्यों ना हो उसे स्वीकार करती है। अगर आपको चाय पीनी है, आप चाय के साथ मक्खन भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा चाय का जो रेसिपी है आप खुद लाके दे दीजिए, अंदर प्रवेश करके रूम में प्रवेश कर जाइए, वहाँ के लोग हैं, बहू हैं, सास है, कोई भी है, उसे दे दीजिए, किसी भी महिला को दे दीजिए, वो आपको बना करके सर्व कर देगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी मतलब रूम में बैठा हूँ और कहीं मेरी मक्खन कम ना हो जाए तो आप खुद जाएं, रसोई में जाएं, जाकर खुद से चाय बना ले। उसमें किसी को किसी भी तरह की मतलब दुश्वारी परेशानी नहीं है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदरी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। राहदरी मतलब रोड टैक्स या रोड का कुछ होता है, चिट। ठीक है, शायद उसी दिन हम थोडल्ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोडल्ला मीन्स तिब्बती सीमा का एक स्थान, जगह। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। एज ए जनरल पर्सन बनकर आने पर भी हमें नहीं मिली और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति मतलब सोचने का जो तरीका होता है पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंड पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, मतलब नशा। अब हम उसे शराब भी कह सकते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, मतलब एक खतरे की निशानात हैं। नदियों के मोर और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, मतलब वीराना सन्नाटा। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब इतना शांत इलाका, सन्नाटा इलाका, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं, न सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। हाँ, रही बात अगर गांव में कुछ हो जाए तो सजा भी मिल सकती है, लेकिन इतने सुनसान इलाके में, सुनसान जगहों पर कुछ हो जाए तो सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। कॉमन चीज है न, उसको लोग आराम से पिस्तौल बंदूक लेकर के चलते रहते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडल्ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम ना था। मैंने सुमिति से कहा, यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। मतलब उतना और ऊपर चढ़ना कठिन रास्ता था और पहाड़ी इलाका था, काफी ऊंचा था और सामान हमारे कंधों पर ज्यादा था।
बोझ के कारण अब हम लोगों से चला नहीं जा रहा था। तो मैंने सुमिति से एक सलाह के तौर पर उससे कहा, सजेशन दिया कि मित्र कि अब एक घोड़े कर लो, 2 घोड़े कर लो, ताकि उस पर हम सामान रख लें और वहां तक चलने में हमें आसानी हो। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। दांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। ठीक है, डांडा मतलब ऊंची जमीन। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र तल से आप ये इमेज कीजिए कि हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण यानी वेस्ट तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर मतलब बर्फीली पहाड़ियां। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। किसके? भीटे मीन्स टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। भीटे मीन्स टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचे जगह स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, मतलब उस टीले के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और जानवरों की सींगों कहाँ गया, जानवरों की पर दिखने वाले पहाड़, वहां बर्फ की सफेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उत्तर के चोटियां देखा। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता स्थान, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब चढ़ाई मतलब चढ़ना, उतराई मतलब उतरना। काफी क्या था? अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, नेचुरली, क्योंकि ऊपर चढ़ना है हमें। वो भी तो थक गया होगा। घोड़ा आखिर जानवर है, बोल नहीं सकता, तो अपनी सांकेतिक भाषा में तो वो समझा तो सकता है। मैंने उसे ये समझ लिया, तो उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब धीरे उसका मतलब चाल जो है काफी स्लो हो गया, और मैं दैनिक वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दैनिक वस्तु यानी स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नामक जो घोड़े पर चलता था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब 2 रास्ते नजर आए थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लटकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। मतलब मैंने गलती से जो रास्ता, 2 रास्ते मिले, तो मैंने समझा कि इसी रास्ते से निकल जाता हूँ। लेकिन रास्ते में जब मैं 1.5 मील तक जब आगे बढ़ गया, तो किसी से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपने जो रास्ता पकड़ा ये गलत था, आपका वो रास्ता सही था। अगर आप उस रास्ते से जाते हो तो आसानी से पड़ते। तो फिर मुझे वापस उस 1.5 मील को फिर से वापस आना पड़ा। अब फिर आकर के उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमिति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है दोस्त। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा मतलब करने के लिए। अब हम तिड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था।
जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम है तिलड़ी समाधि गिरी। आपको समझ में आ रही होगी बात। आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे। यजमान समझते हैं ना, कि जिनके लिए हम पूजा अर्चना करते हैं। कपड़े की पतली पतली चिड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भड़िया ढूंढने की कोशिश की। भड़िया ढूंढने की कोशिश की। भड़िया मीन्स भारवाहक, ठीक है। भड़िया भारवाहक ढूंढने की से कि, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मीन्स माथा, फोरहेड, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित टिढ़ी में भी थे। ये सब प्लेस है तिब्बत के, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना बनाकर शिखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में। जागीरदार मीन जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है। इट मीन्स एक तरह के वो जमींदार थे। इनके बहुत सारे हिस्से मठों में भी होते थे। मठों जहाँ तक बौद्ध धर्म की जो मतलब एक वर्शिप है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर उसको बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। मतलब जागीर अपनी जमीन का सारा सर्वेक्षण करने के लिए देखने के लिए भिक्षु भेजते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसने कंजुड़ यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी उस मंदिर में। यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जो वचन थे उसके अनुवाद हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां, मतलब 103 पार्ट रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी वजन के अकॉर्डिंग। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मतलब अब मेरा ध्यान उन पुस्तकों पे था, इसलिए मैंने भी कहा ठीक है, बाय, नमस्ते। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। टिदरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, तो हम इस पाठ को समाप्त करते हैं लहासा की ओर। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए पाठ लहासा की ओर, जो राहुल संकृत्यान के उस पद यात्रा का, तिब्बत पद यात्रा का वर्णन है, जो उन्होंने काफी रोचक तथ्य से बताया है। आशा करता हूँ मैंने जिस शब्दों का उच्चारण किया उसे आपको आसानी होगी समझने में, और आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी आपको सहायता मिले।
और कृपया कर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस तरह मैं आगे भी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा।